नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर हमारे खास मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम सीरिया में विद्रोहियों और बशर अल असद की सेना के बीच चल रहे युद्ध और फ्रांस में सरकार गिरने के बाद अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। सीरिया के राष्ट्रपति असद को बड़ा झटका, हाथ से निकला एक और शहर। हमा पर विद्रोहियों का कब्जा, सेना ने कहा नागरिकों की सुरक्षा के लिए खाली किया शहर। भारत दौरे पर आए भूटान नरेश, जिंग में खेसर नामग्याल वांगचुक ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। पीएम ने कहा दोनों देशों के बीच अद्वितीय और स्थायी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक और मामले में दोषी करार, सेना मुख्यालय पर हमलों के लिए लोगों को उकसाने का आरोप। भ्रष्टाचार के एक मामले में बुशरा बीबी के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी। अविश्वास प्रस्ताव में हार के एक दिन बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर का इस्तीफा। अगले पीएम की नियुक्ति तक बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। संक्षिप्त मार्शल लॉ लागू करने के संबंध में शुरू हुई देशद्रोह मामले की जांच। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सीरियाई गृह युद्ध में विद्रोहियों को बशर अल असद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। एलेप्पो के बाद अब विद्रोहियों ने हमा शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। असद के समर्थन में रूसी सेनाएं इस इलाके में लगातार बमबारी कर रही हैं, लेकिन विद्रोहियों का हौसला कम नहीं हो रहा है। इस सबके बीच कुर्द इलाकों में छिपे तुर्की के हित के कारण तुर्की की भूमिका को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसते बम, धमाकों से दहलता शहर, जान बचाकर भागते लोग, ये सीरिया है। कई साल की अर्ध शांति के बाद फिर धधक रहा है। हर तरफ हाहाकार है। हर गुजरते वक्त के साथ तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। पिछले हफ्ते अलेप्पो पर अचानक धावा बोलने वाले इस्लामिक समूहों के लिए रूसी और सीरियाई हमले नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन गुटों ने तो अब रणनीतिक रूप से एक और अहम शहर हमा पर कब्जे का दावा कर दिया है। लड़ाकों ने हमा के केंद्रीय जेल पर नियंत्रण हासिल कर सैकड़ों कैदियों को छुड़ाने की बात भी कही है। सीरियाई सेना ने कहा है कि नागरिकों को बचाने के लिए वे शहर के बाहर अपने सैनिकों की फिर से तैनाती कर रही है। असद के लिए ये बड़ा झटका है। पूरे गृह युद्ध के दौरान हमा पर असद सरकार का ही नियंत्रण रहा है। इस पर कब्जे का मतलब है कि लड़ाकों के लिए होम्स का रास्ता साफ हो गया। रूस असद का बड़ा सहयोगी है। यूक्रेन जंग से पहले सीरिया में रूस के 50 लड़ाकू विमान तैनात थे, लेकिन अब सिर्फ 13 रह गए हैं और महज 7 ही काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि ये हवाई हमले असरदार साबित नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच तुर्की ने कहा है कि सीरिया की ताज़ा स्थिति पर क्षेत्रीय समकक्षों के साथ सहयोग और समन्वय बनाए हुए है। तुर्की ने कहा है कि ताज़ा झड़पें सीरिया के अनसुलझे मसलों के कारण भड़की है। दरअसल सीरिया को इन सैन्य समूहों का बड़ा सैन्य समर्थक बताया जाता है। सीरिया में तुर्की का हित कुर्द इलाकों में छिपा हुआ है। कुर्दों का पूर्वी और उत्तरी सीरिया में नियंत्रण है, जिन्होंने खुद को स्वायत्त घोषित कर रखा है, जिन्हें स्वायत्तता हासिल है। क्षेत्र पीवाईडी यानी डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नियंत्रण में है, जो तुर्की की प्रतिबंधित पीकेके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की एक शाखा है। तुर्की पीकेके को आतंकी संगठन मानता है। तुर्की में कई आतंकी हमलों का इन्हें जिम्मेदार माना जाता है। तुर्की का मानना है कि ये क्षेत्र आतंकियों का पनाहगाह है। तुर्की अक्सर इन पर हवाई हमले करता है। कुर्द इलाके से लगी सीरियाई सीमा के करीब 30 से 40 किलोमीटर तक तुर्की ने बफर जोन बना रखा है, जहां तुर्की की सेना तैनात है। सीरिया के अंदर कुर्दों से निपटने के लिए तुर्की बागियों की सेना सीरियन नेशनल आर्मी को हर तरह की मदद देता रहा है। गृह युद्ध के बाद बड़ी संख्या में सीरियाई शरणार्थी तुर्की पहुंचे। अब तुर्की उन्हें सीरिया भेजकर इसी बफर जोन में बसाना चाहता है।
प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मामले पर। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जिस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे वो ये है कि जो HTS है वो इदलिब से निकल कर आया, उसने एलेप्पो पर कब्जा किया और अब वो हमा पर कब्जे का दावा कर रहा है। अगर ये खबर सही है कि हमा पर कब्जा हो गया, हालांकि जो सीरियाई सेना है उसका भी कहना है कि हमा से सीरियाई सेना निकल रही है क्योंकि वो वहाँ जो सिविलियंस हैं उनकी सुरक्षा चाहती है, तो ये हमा पर कब्जा रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है विद्रोहियों के लिए और कितना बड़ा झटका है बशर अल असद के लिए? ये जो आपने कहा कि लगातार एक के बाद एक शहरों पर जो अपना काबू कर रहे हैं, पूरे अपोजिशन के वो मिलिटेंट्स फोर्सेस साथ में हैं और लीडरशिप HTS की है। जैसे आपने कहा कि हयात तहरीर अल शाम जो है वो सबसे आगे बढ़कर सबसे ताकतवर घटक है इस पूरे संगठन का, जो सारी अपोजिशन मिलकर काम कर रही है। उसके पीछे करीब 2 साल का छोटा सा इतिहास है एक तरह से। जब यूक्रेन युद्ध का आपकी रिपोर्ट में जिक्र भी हुआ तो रूस राष्ट्रपति असाद का बहुत बड़ा समर्थक रहा। उनकी सेना भी वहां, कुछ विमान अभी तक भी वहां है। तो यूक्रेन युद्ध के चलते और खासकर पिछले साल जो वैगनर ग्रुप, जो प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जिसका इस्तेमाल रूस की सेना बहुत जगह पे कर रही थी, उसको भी रूस ने सीरिया से वापस बुला लिया। तो रूस की जो प्रेजेंस थी, जो सपोर्ट थी राष्ट्रपति असद की, वो कमजोर हुई। उसके साथ साथ ईरान के जितने भी, जिनको हम प्रॉक्सीज कहते हैं इस क्षेत्र में, वो भी राष्ट्रपति असद के सहायक थे। हिजबुल्लाह उसमें सबसे बड़ा है। तो इजराइल की जब लड़ाई शुरू हुई हिजबुल्लाह के साथ, तो उनको भी वहां कमजोर पाया गया। तो 2 साल में राष्ट्रपति असद की तरफ से जो उसके एलाइज हैं और वो खुद हैं, वो कमजोर होते हुए नजर आए। और इस दौरान ऐसा भी खबरों में है कि डिफेक्शंस भी हुई हैं सीरियन मिलिट्री में, उनको सैलरीज शायद नहीं मिलती हैं समय पर। और इसी समय में जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं वो सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जैसा आपने कहा कि पहले मंगलवार को अलेप्पो पर उन्होंने अपना कब्जा किया, उसके बाद अभी हामा पे और अब होम्स की भी बात हो रही है। तो लगातार वो दक्षिण की और एक तरह से डेमास्कस की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसको यदि इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर साइन किया है इजराइल के साथ, या फिर इस नजरिए से देखें कि राष्ट्रपति ट्रंप जो पहले सीरिया को कहते थे कि रेगिस्तान और मौत का घर है, वो अब वो वॉर्स खत्म करने की जिहाद लेकर शुरू होना चाहते हैं। तो इन दो चीजों के सामने क्या ये संभव है कि राष्ट्रपति असद कुछ आपस में तालमेल बनाना चाहेंगे? फिलहाल इसकी और कोई इशारा नहीं है। ठीक है, तुर्की की तरफ से कोशिश। सर, यहाँ पर अगला सवाल ये आता है, जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो असद के साथ ईरान और रूस का समर्थन है और दोनों का ध्यान दूसरे इलाकों में लगा हुआ था, अपने अपने इलाकों में लगा हुआ था, तो वहाँ पर जो विद्रोही हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला और ये एक कारण हो सकता है। ये जो इलाका है, हम अगर इदलिब की बात करें, उसके पास एलेप्पो की बात करें, ये इलाके से सटा हुआ वो इलाका भी है जो जहाँ पर कुर्द विद्रोहियों का शासन है और कहीं न कहीं अमेरिकी सेना उनको वहाँ पर समर्थन करती है। ऐसे में तुर्की का जो एंगल है इसको हम समझना चाहेंगे और कुर्दों की समस्या क्या है और क्यों तुर्की जो HTS को लेकर के जो खबरें आ रही हैं जिसमें तुर्की का बहुत बड़ा एक एंगल आ रहा है, इसको भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। पूरा बहुत ये सिविल वॉर के चलते जो सीरिया का पूर्वोत्तर क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो आपने कहा कि वो कुर्दी विद्रोहियों के कब्जे में है एक तरह से। और वहां से तुर्की को लगातार चिंता होती है कि वहां उनके यहाँ हमले होते हैं। वो कहते हैं कि यहीं से उनको शरण मिली हुई है, उन सब घटकों को यहाँ से हमले होते हैं। तो बफर जोन उन्होंने बना रखा है, अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। पर राष्ट्रपति ट्रंप का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका की दिलचस्पी तो है कुर्दिस्तान में, पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली बार जब वो राष्ट्रपति थे तो वहां से अपनी सेनाएं हटा ली थी। तो क्या अब राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे, उनका रुझान किस तरह से होगा, ये कुर्दी विद्रोहियों को लेकर किस तरह से वो इस समस्या से इसको सुलझाना चाहेंगे? पर एक तरह से पूर्वोत्तर में कुर्दिस्तान के विद्रोही हैं और पूर्व ये उत्तर पश्चिम की तरफ जो है वो ये एक के बाद एक जो अलेप्पो है और
हमा है और होम्स है, ये लगातार जो गिरते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर है कि जो राष्ट्रपति असद की सेना है उनका मनोबल एक तरह से उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यदि मनोबल कमजोर होता है तो क्या कोई बातचीत होगी? हालांकि अभी तक कोई इशारा नहीं है। 2018 तक राष्ट्रपति बशर की सेनाएं जो थी वो काफी अच्छे हालात में थी, और उस वक्त उनको, आपको याद होगा, इनफैक्ट पिछले साल अरब शिखर सम्मेलन में 12 साल बाद राष्ट्रपति असद को बुलाया गया था। तो उनको लगा कि उनको विजयी एक तरह से मानता है पूरा ये क्षेत्र, तो वो तुर्की की बार बार कोशिश करने पर भी वो किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते। रूस की कोशिश है, इसको अस्ताना प्रोसेस कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस की एक और इसी तरह की एफर्ट है जिसको जनीवा प्रोसेस कहते हैं, पर राष्ट्रपति असद ने सभी को ठुकराया है अभी तक। तो क्या इस तरह से जो बाढ़ की तरह लगातार एक के बाद एक बड़े शहर जो गिरते हुए नजर आते हैं, जो विरोधी दल हैं उनकी फोर्सेस के कब्जे में होते जा रहे हैं, तो क्या इस माहौल में राष्ट्रपति असद कुछ बातचीत करने को राजी होंगे या नहीं होंगे? इस पर अभी कोई उनकी तरफ से सवाल नहीं आई है। सर, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, एक पहलू की ओर आपका और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। 2011 से जब सीरिया में वहाँ पर ये विद्रोह शुरू हुआ, इसके पीछे कारण ये था कि जो असद की सत्ता है उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए थे जगह जगह पे। असद ने उनको काफ़ी अत्याचार उनके साथ किया, उनको बल से दबाने की कोशिश की, तो उसके बाद ये विद्रोही खड़े हुए और उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आईसिस ने भी उठाया और उस समय के अलकायदा ने भी उठाया। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर सीरिया में एक राजनीतिक प्रक्रिया की कितनी बड़ी ज़रूरत है। वहाँ पर असद के खिलाफ अगर हम देखें तो करीब करीब 50 से 60% ही ऐसा इलाका है जहाँ पर असद की सेनाओं का कोई कब्जा ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ा उत्तरी इलाका है जिसमें राष्ट्रपति असद की सेनाओं का कोई भी उसमें कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। पर ये जो विरोधी सेनाएं, जो HTS की आप बात कर रहे हैं, हयात तहरीर अल शाम की, वो भी पहले एक अलकायदा का ही घटक उसको एक जमाने में मानते थे। तो जो दूसरी विरोधी दल भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भी क्या भरोसा कर सकते हैं या नहीं? तो ये 14 साल से लगातार जो सिविल वॉर चल रही है, आपने कहा 2011 से, इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें बातचीत से कोई ना कोई वहां जो स्थिति है, पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए, पर फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी भी कोशिशें हुई हैं रूस की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से या तुर्की की तरफ से, फिलहाल राष्ट्रपति असद ने किसी को भी एक तरह से अंगेज है। पर क्या अब जो लगातार बाढ़ की तरह जो के बाद एक शहरों को काबू करती जा रही है, इस माहौल में क्या वो बातचीत करने के लिए कोई संकेत नहीं है। पर उसके साथ यदि राष्ट्रपति ट्रंप की ये जो धारणा है कि वो एक के बाद युद्ध खत्म करने चाहते हैं सारे, तो उसके चलते क्या कोई शुरुआत होगी पॉलिटिकल डायलॉग की? तो मुझे लगता है कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई शुरुआत होती है तो उसमें तुर्की की कितनी बड़ी भूमिका होगी, संक्षेप में बताइएगा। तुर्की हाल ही में खासकर यूक्रेन युद्ध में बहुत ही प्रभावी पूरे क्षेत्र में एक तरह से एक पीस मेकर की तरह से उभर कर सामने आया है। और मुझे लगता है कि रूस और अमेरिका को यदि मिलकर एकजुट होकर कुछ यहाँ समाधान निकालना होगा तो उनको तुर्की के तरीके से, तुर्की के जरिए चलना पड़ेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है जो फ्रांस की खबर है, जिस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। फ्रांस में प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर की सरकार गिर गई है। पिछले 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में हार मिली है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार का गिरना निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक झटका है, लेकिन 2027 से पहले उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखता, यानी कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले कई महीनों से फ्रांस राजनीतिक उथल-पुथल का शिकार है। जुलाई में हुए संसदीय चुनाव के बाद बड़ी मशक्कत से बनी सरकार एक बार फिर मुंह के बल गिर गई है, जिससे फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है। बजट में सामाजिक सुरक्षा में कटौती से शुरू हुए मामले ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की कुर्सी छीन ली। फ्रांस में पिछले 60 साल के दौरान पहली बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जब किसी भी पीएम को अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ना पड़ा। वाम दलों द्वारा लगाए गए प्रस्ताव का दूरदक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी ने समर्थन किया। वाम दल जहां राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं, वहीं नेशनल रैली की नेता मरीन ले पेन इससे बचते हुए बीच का रास्ता अपनाती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्होंने संतुलित बजट जैसे मुद्दों पर राष्ट्रपति के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य कारण बजट में टैक्स बढ़ाने और खर्चों में कटौती करने का फैसला है। बजट को लेकर गतिरोध बनता देख पीएम बार्नियर ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग कराए इसे पास करा लिया। इसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। अब सरकार गिर जाने के बाद पारित बजट प्रस्ताव स्वयं निरस्त हो गया है, जिसके बाद मिशेल बार्नियर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन राष्ट्रपति मैक्रों ने उन्हें नई सरकार का गठन होने तक अपने मंत्रियों के साथ कार्यवाहक आधार पर पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों ने 2025 का बजट पारित नहीं होने से देश के राजनीतिक अस्थिरता के एक नए युग में प्रवेश करने की भविष्यवाणी की है, जो राजनीतिक गतिरोध को और गहरा कर सकता है। जुलाई में हुए चुनाव में मध्यमार्गी और वामपंथी पार्टियों के तालमेल ने मैक्रो को बहुमत से दूर कर दिया था। वामपंथी दलों के पास कुल 193 सीटें हैं, जबकि 577 सीटों वाली असेंबली में बहुमत के लिए कम से कम 289 सीटों की जरूरत होती है। राष्ट्रपति मैक्रो की पार्टी दूसरे नंबर पर आई है, जिनके पास 164 सीटें हैं। अप्रवासी विरोधी माने जाने वाले दल दूरदक्षिणपंथी पार्टी तीसरे नंबर पर रही और उसके पास कुल 143 सांसद हैं। बहरहाल अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरकार का गिरना निश्चित रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए एक झटका है, लेकिन 2027 से पहले उनकी सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं दिखता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर साहब, अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, जो कुछ फ्रांस में हुआ है, 3 महीने में ही वहाँ पर सरकार गिर गई, किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर, आप अपने सिस्टम को अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद। पहले तो इसको 2 स्तर पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की कितनी मुसीबतें बढ़ेंगी और फिर यूरोप को लेकर यूरोप को क्यों चिंता होनी चाहिए कि ये इस तरह से अस्थिरता बनी हुई है जो फ्रांस के अंदर। पहले तो लोग बहुत से आज राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं, हालांकि जैसे आपने कहा कि उनकी कुर्सी 2027 तक उसको कोई चिंता का विषय नहीं है, उनका कार्यकाल तब तक है। पर उनकी चिंता है कि इस संसद में, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल को छोड़िए, किसी भी गठबंधन के पास भी एक तरह से सीधी बहुमत नहीं है, तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये उनके लिए चिंता का विषय है। और दूसरा चिंता का विषय ये है कि आज फ्रांस में करीब 60 अरब यूरो का बजट का घाटा है और ठीक उसी को सुधारने के लिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बार्नियर से कोशिश करवाई थी कि खर्चे में कटौती और नए टैक्स लागू करके किस तरह से वो घाटा काबू में किया जाए, जो कि नहीं हो पाया। और पहले चुनाव हुए थे जुलाई में, पर सितंबर तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए थे वो। और अब कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा नए प्रधानमंत्री को बनाने के लिए। और यदि 20 दिसंबर तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं बनता है
तो आपातकालीन तरीके से ये जो पिछले साल का बजट है वही उसको अगले साल 2025 के लिए भी पारित किया जाएगा। उसका मतलब है कि वो जो खर्चे पर कटौती करना चाहते थे या नए टैक्स लगाने चाहते थे वो नहीं हो पाएंगे जब तक नए प्रधानमंत्री नहीं आते। तो ये तो हुई चिंता मैक्रोन की कि वो किस तरह से अपना देश चलाएंगे। यहाँ कीमतें बढ़ती हुई नजर आती हैं, बजट का घाटा बढ़ता हुआ नजर आता है, उनके ऊपर कर्ज फ्रांस के ऊपर बढ़ रहा है। अब यूरोप की बात करें तो यूरोजोन में जर्मनी के बाद, जर्मनी खुद अपनी खस्ता हालत में है, उनकी कोalition गवर्नमेंट गिर गई है, वो पहली इकोनॉमी है, और दूसरी बड़ी आर्थिक व्यवस्था फ्रांस है। तो यूरोजोन में यूरो पर क्या असर पड़ेगा सबसे पहले तो इसका, और दूसरा यदि ट्रंप कहते हैं कि वो यूक्रेन की सहायता नहीं करेंगे और यूरोपीय देश मिलकर कुछ करना चाहते हैं, और इस वक्त फ्रांस और जर्मनी दोनों अस्थिरता के माहौल में निकल जाते हुए नजर आते हैं, तो यूक्रेन का समर्थन कौन करेगा, सपोर्ट कौन करेगा, रूस से कौन मुकाबले में खड़ा होगा। तो ये सब यूरोपीय देशों को भी आज चिंता होने लगी है। और तीसरी सबसे खास बात यह कि परसों शनिवार को पेरिस में 50 राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं, क्योंकि वहां कैथोलिक चर्च नोत्रडेम जो है वो एक बहुत बड़ी आग में भस्म हो गया था, उसका पुनर्आवरण होने वाला है इसी शनिवार 2 दिन बाद। और 50 राष्ट्राध्यक्ष वहां जब आएंगे तो जाहिर है कि विश्व के मीडिया की और उन राष्ट्राध्यक्षों की नजर और ध्यान पूरी तरह से जाएगा कि किस तरह से ये राजनीतिक अस्थिरता जो है वो आर्थिक व्यवस्था पर भी असर कर सकती है। और वो चिंता मुझे लगता है किस तरह से वो मेजबानी करेंगे उस बड़े एक इवेंट की, वो भी मुझे लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए एक चिंता का विषय है। इस सब के बीच एक सवाल ये भी उठता है जो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि यूरोप की हम बात करें तो वहाँ पर एक युद्ध चल रहा है और फ्रांस कहीं ना कहीं एक पक्ष में शामिल है वहाँ पर। हालांकि जो फ्रांस की भूमिका है वो थोड़ा सा उतनी यूक्रेन के साथ नहीं है जितनी दूसरे देश दिखाई देते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर सरकार का कमज़ोर होना, देश के अंदर पॉलिटिकल इस तरह की स्थिति का होना, ये क्या कुछ फर्क डालेगा? बिल्कुल फर्क डालेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि यूक्रेन युद्ध के शुरू होते ही सबसे पहले जो लगातार मुलाकातें करने की कोशिश की थी वो मैक्रोन नहीं की थी। उन्होंने बहुत शुरुआत की थी कि किसी तरह से युद्ध ये जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और जब वो नहीं हो पाया तो उन्होंने लगातार पूरे यूरोप में एक मत बनाने की कोशिश की है कि यूरोप को अमेरिका पर केवल आधारित नहीं रहना चाहिए, यूरोप के देशों को अपना सोचना चाहिए कि किस तरह से रूस के जो विस्तारवाद जिसको वो कहते हैं, किस तरह से उसका मुकाबला कर सकते हैं, यूक्रेन को किस तरह से सहायता दे सकते हैं। और जो ग्रेट ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, उसको तो एक तरह से बहुत ही खास दोस्त मानते हैं अमेरिका का। तो यूरोपीय देश अपनी नजरिए में क्या करना चाहते हैं उसमें जर्मनी और फ्रांस का सबसे बड़ा एक तरह से योगदान रहता है, और अस्थिरता इस वक्त दोनों देशों में बनती हुई नजर आती है। तो उसके चलते भी मुझे लगता है यूरोप में स्थिरता, यूरोप में आर्थिक व्यवस्था अच्छे से चले, यूक्रेन युद्ध में सहायता हो, इन सब मुद्दों पर ये जो राजनीतिक अस्थिरता फ्रांस में है वो केवल राष्ट्रपति मैक्रोन के लिए चिंता नहीं है, उनकी साख पर भी असर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि परसों 50 राष्ट्राध्यक्ष वहां आने वाले हैं, तो फ्रांस के राष्ट्रपति की फ्रांस की साख पर इसका असर होता है, उनकी वृद्धि दर पर असर होता है, उनकी जितनी चिंताएं वो लगातार बनी रहेंगी आने वाले समय में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और अपना खास विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान की रानी जेट्सन पेमा वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मार्च 2024 में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान भूटान की सरकार और लोगों द्वारा किए गए आतिथ्य को याद किया।
दोनों नेताओं ने विकास, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी सहयोग और प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। और आइए अब जाते जाते हम आपको छोड़ के जा रहे हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और मेक इन इंडिया पहल की जमकर तारीफ की। 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में उन्होंने जोर देकर कहा कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ अधिकारी और अमेरिका की उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनी न्यूबर्गर ने कहा कि चीनी हैकरों ने AT&T, वेरिजोन और ल्यूमन टेक्नोलॉजीज सहित कम से कम 8 प्रमुख अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों को हैक कर लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बीजिंग के अधिकारियों को अमेरिकियों के निजी टेक्स्ट और कॉल तक पहुंच प्राप्त हो गई। अब अधिकारियों ने अमेरिकियों से एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का उपयोग करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधी अदालत ने सेना मुख्यालय पर हमले से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। घटना 9 मई 2023 की है। इस अलावा एक अन्य मामले में अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस कारण उन्हें जमानत पर जेल से मुक्त होने के 2 महीने बाद फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध के दौरान इजराइल पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया है। मानवाधिकार समूह ने कहा कि इजराइल ने घातक हमले करके महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को ध्वस्त करके और भोजन, दवा और अन्य सहायता के वितरण को रोककर फिलिस्तीनियों को जानबूझकर बर्बाद करने की कोशिश की है। उत्तर कोरिया और रूस के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि बुधवार को लागू हो गई। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जून में संधि पर हस्ताक्षर किए, जब पुतिन ने प्योंगयांग का दौरा किया था। संधि में कहा गया है कि यदि किसी एक पक्ष पर कोई देश आक्रमण करता है तो दूसरा बिना किसी देरी के सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करेगा।